चौथा चरण जिसके लिए आज वोटिंग हो रही है। 10 राज्यों की 96 सीटें हैं जहां वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और मतदान के 5 घंटे पूरे हो गए हैं। और ऐसे में ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये दिग्गज आज जो वोट डालने के लिए पहुंचे, मतलब सिर्फ उम्मीदवार ही वीआईपी नहीं है बल्कि वीवीआईपी वोटर्स भी हैं। उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें आप देख रहे हैं खूंटी से बीजेपी के उम्मीदवार अर्जुन मुंडा, वाइस शर्मिला खुद कड़ब्बा से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। आंध्र प्रदेश में चंपई सोरेन को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, वो वोट डालने के लिए पहुंचे। जितिन प्रसाद, बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है जितिन प्रसाद को इस बार लोकसभा चुनाव में। आज शाहजहांपुर में वीवीआईपी वोटर की हैसियत से योगी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद वोट डालने के लिए पहुंचे। इसके अलावा आप बंडी संजय कुमार को देख रहे हैं, वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला पिता के साथ पहुंचे वोट डालने के लिए। फारूक अब्दुल्ला भी वोट डालने पहुंचे श्रीनगर में। प्रकाश जावड़ेकर को आप देख रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने वोट डाला आज। और विजय चौधरी नीतीश सरकार में मंत्री, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे। तो दिग्गजों का ये मतदान आपने देखा। अपील एक बार फिर से एबीपी न्यूज आपसे करेगा, अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग हो रही है तो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए। और आइए जल्दी से अब एक एक कर आपको इन हॉट सीट्स पर लेकर चलेंगे। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त मनोज्ञा लोईवाल पश्चिम बंगाल से, बिहार से आप देख रहे हैं प्रकाश कुमार, उत्तर प्रदेश से आप देख रहे हैं हमारे साथ संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले संजय त्रिपाठी का रुख करेंगे। संजय, आज सुबह से लगातार इत्र वाले शहर के नाम से मशहूर कन्नौज से चुनावी राजनीति की जो खुशबू आ रही है उसे आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इस वक्त मुझे लगता है किसी खास मेहमान के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। संजय त्रिपाठी, कौन है आपके साथ, किससे बातचीत करने वाले हैं? बिल्कुल, मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि कन्नौज से ही विधायक भी हैं और कन्नौज कोटे के मंत्री भी हैं, पुलिस कमिश्नर भी रहे हैं। क्या सोचते हैं, किस तरह का मतदान चल रहा है? बात करता हूँ। समाज का कल्याण तो आप कर रहे हैं, कन्नौज का कल्याण होगा इस बार? बिल्कुल, समाज कल्याण की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कन्नौज का कल्याण कन्नौज ने स्वयं निर्णय ले लिया है करने का। कन्नौज का चुनाव सुब्रत पाठक, कन्नौज का एक आम व्यक्ति, और अखिलेश यादव, बहुत बड़े आदमी, मुख्यमंत्री जी के बेटे, जिनके लिए पिछले 15 दिन से करोड़ों की गाड़ियाँ, लग्जरी वाहन पूरे कन्नौज में उतर आए थे। कल सब चले गए, अब हम लोग बचे हैं मोटरसाइकिल वाले, ट्रैक्टर वाले। तो जो लग्जरी गाड़ियां हैं उनका मोटरसाइकिल से क्या युद्ध हो सकता है, क्या युद्ध तो जो है, युद्ध सुब्रत पाठक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में है। बड़ा मुकाबला है, बड़ा प्रत्याशी है सामने। कैसे लड़ाई लड़ेंगे? हम लोग की तैयारियां तो 1 साल से चल रही थी, कछुए की तरह धीरे धीरे पूरा संगठन अपना काम करता है। अखिलेश यादव जी नामांकन के आखिरी दिन आने का साहस जुटा पाए, एक खरगोश की तरह। कछुआ जीतता है कि खरगोश जीतता है ये तो सबको पता है। उन्होंने बहुत पैसा पानी की तरह बहाया, उनके बाहुबली सारे उत्तर प्रदेश के यहाँ पे आ गए, लेकिन इस बात से कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला। हमारा कार्यकर्ता परिश्रम से काम करता है, बहादुर है। आज आप देख रहे हैं कि सैलाब की तरह वोट गिर रहे हैं और लाखों की जीत की ओर मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग कन्नौज में बढ़ रहे हैं। मैंने लोगों से बात की है तो उनका कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के तमाम विषय हैं। जिले का विकास भी नहीं हुआ है, कन्नौज की लोकसभा सीट पर कोई काम भी नहीं हुआ है, ऐसे वो आरोप भी लगा रहे हैं। और साथ साथ पेपर लीक की बात भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं पर्चे लीक हो रहे हैं। युवाओं से मैंने बात की, उनका पर्चे लीक हो रहे हैं, हमारा भविष्य अदर में जा रहा है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये विषय भी तो भारी पड़ने वाले हैं। जो बड़े प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो जहाँ हम लोग बैठे हैं, जीटी रोड, ये NH, इतना खूबसूरत हाईवे मोदी जी ने बना के हम लोग को दिया है। रात को लाइटें लगी हैं, ऐसा हाईवे कहीं नहीं होता जैसा हम लोग को मिला है। इंडस्ट्रियल एरिया हमारा बन के तैयार एक है, दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया हमारा बन रहा है। और आने वाले समय में कन्नौज को औद्योगिकीकरण में कैसे तेज किया जाए, इसके सारे प्रबंध हम लोग कर चुके हैं और उद्योग हमारे यहाँ लगे भी बहुत सारे हैं। लेकिन इस सबसे ज़्यादा बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है, हमने गरीब की झोपड़ी को पक्का किया। हमने उसको शौचालय दिया, बिजली दी, गैस दी, आवास दी। ये प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी को नहीं दिखता। जब वोट मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी को तब बोलेंगे ईवीएम खराब है जी, लेकिन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमें गौरव से हम बोलते हैं। देखिए, संजय त्रिपाठी जो हैं वो कन्नौज से बीजेपी के विधायक हैं, असीम अरुण, उन्हीं से खास बातचीत कर रहे हैं। योगी सरकार में मंत्री भी हैं। अच्छा, ये जो कन्नौज लोकसभा क्षेत्र है एक तरीके से समाजवादियों का गढ़, जिसमें 2019 में
कहीं ना कहीं सुब्रत पाठक जो है वो सेंधमारी करने में कामयाब हो गए थे। इस बार गढ़ बचाने के लिए खुद मैदान में अखिलेश यादव उतर गए हैं कन्नौज सीट से। मैं जरा आपको बिहार लेकर चलती हूँ। बिहार में चौथे चरण में जिन सीटों पर वोट डाला जा रहा है उन्हीं में से एक सीट है बेगूसराय, जिसे पूरब का लेनिनग्राड कहा जाता है। और बेगूसराय के लिए यह भी मशहूर है कि आजादी के बाद से जितने आम चुनाव हुए हैं बेगूसराय में पार्टी देखिए भले ही कोई जीते लेकिन सांसद जो है वो भूमिहार ही बनता है। सिर्फ एक 2009 छोड़ दीजिए जब मुनाजर हसन जेडीयू के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे। इस बार की लड़ाई क्या है बेगूसराय में ये भी आपको बता देते हैं। ये बेगूसराय की सीट 2014 में भोला सिंह ने जीती, 2019 में गिरिराज सिंह ने जीती और एक बार फिर से गिरिराज सिंह को पार्टी ने यहां से उम्मीदवार बनाया है। और गिरिराज सिंह के सामने लेफ्ट के पुराने कद्दावर नेता कई बार के विधायक रहे अवधेश राय चुनाव मैदान में है। तो ये बेगूसराय का चुनावी मिजाज जो इस बार देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन मैं आपको ग्राउंड पर लेकर चलूंगी समस्तीपुर, जहां से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार मौजूद है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं किस तरीके से बेगूसराय में ये जोरदार आर पार देखने के लिए मिल रही है। वोट जरूर डालें, ये लोकतंत्र का पर्व है और ये एक वोट अटल बिहारी वाजपेयी को गिरा सकती है सरकार से और एक वोट नरेंद्र मोदी को 400 के पार ले जाने का काम करेगा, जिससे गरीबों को एक ताकत मिले। बहुत अच्छी तस्वीर है। मुंगेर बेगूसराय सहित 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी के झोली में आएगा। बेगूसराय के धरती पर जन्मने वाला, मिट्टी से पैदा होने वाला बेटा को ही हमको संसद भेजना है। तो हिंदूवादी जो छवि लेके अभी भी बोल रहे हैं, 10 साल का कार्य अनुभव भी लोगों के सामने है और इसलिए लोग तुलना कर रहे हैं कि हिंदू से हमारी भावना भर सकती है, पेट नहीं भर सकता। इस अनुभव के बुनियाद पर उनका निर्णय है कि बेगूसराय जिला में संसदीय राजनीति में 30 साल तक विधायिका के रूप में काम करने वाले अवधेश कुमार राय हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र की समस्या से, लोगों के दुख दर्द से, उनकी सवालों से जोड़ने का काम किया है। चौथे चरण में बिहार की 5 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इसमें समस्तीपुर सबसे दिलचस्प प्रकाश कुमार बन गई है, क्योंकि नीतीश सरकार के 2 मंत्री, एक का बेटा एक की बेटी, और दोनों आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, समस्तीपुर में ये रोचक मुकाबला है, खास तौर से तब जब एक मंत्री वो अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए जो सरकार जिनके साथ है वो है, और दूसरे मंत्री भले ही पर्दे के पीछे से है लेकिन वो भी अपने बेटे जो कांग्रेस से खड़े हैं उनको जिताने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मुकाबला दिलचस्प क्यों है। दिलचस्प इसलिए है कि पीछे से जो ताकत लगी हुई है, क्या उसका प्रभाव ज़मीन पर पड़ रहा है। हम इस वक्त कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, महिला, जहाँ पर कि कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर लाइन में लगी हुई हैं बहुत देर से। इस बार किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, क्या सोच करके आप लोग? बस सर ये कि विकास हो देश में और सब कुछ शांति से हो, एजुकेशन पे थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाए, यही सब दिमाग में। आप लोग उम्मीदवार को भी देख रही हैं, कैसे उम्मीदवार हैं, क्या है, नहीं कैसा है? उम्मीदवार को तो देख ही रहे हैं सर, लेकिन देश में जो काम कर रहे हैं बस उन्हीं को देख रहे हैं। देखिए, ये एक तरह से बहुत ही अच्छा संकेत है। संकेतों की भाषा को अगर आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि लोग क्या चाहते हैं संकेत। इस बार किस मुद्दे पर आप लोग वोट दे रहे हैं, क्या सोच करके वोट? बढ़िया सोच के दे रहे हैं, मतलब राज्य हो, विकसित राजा हो, यहाँ की सारी व्यवस्था अच्छी हो। यदि राजा अच्छा होगा तो सारी व्यवस्था भी अच्छी होगी, शिक्षा का क्षेत्र अच्छा हो, रोजगार मिले। कोई हमारे पंखा उंखा है ना स्कूल? हाँ, पंखा की व्यवस्था नहीं है। आप बताइए, आपके मन में क्या है? जी सर, अच्छा से अपना देश चले। मेरा भी मन में यही चलना, अच्छा से देश चले, अच्छा से शिक्षा से। आप कितने साल की हैं? क्या नाम हुआ आपका? रोज देवी। क्या मन में चल रहा है? वोट देने आई हैं आप, क्या सोच के वोट देने आई? हाँ, देवे वोट देवे। देखिए, जो महिलाएं हैं उनको आपने सुना, तो कुछ पुरुष भी हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उनसे भी 1-2 सवाल ले लेते हैं। इस बार क्या मुद्दा चल रहा है इस चुनाव में? क्या चुनाव? चुनाव में वोट देने आए ना? हाँ। तो क्या सोच के वोट देने आए? क्या सोच करके? वोट हमको वो मतदान देना है।
चलिए ठीक है, तो मतदान देने के लिए पहुंचे हैं, ज्यादा पत्ते खोलते हुए वोटर नजर आ नहीं रहे हैं। और इसी तरीके से वोटिंग पश्चिम बंगाल में भी हो रही है। बहरामपुर सीट हॉट सीट है। इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी को टीएमसी के यूसुफ पठान चुनौती दे रहे हैं और दोनों ही अपनी जीत का बड़ा दावा कर रहे हैं। सुनिए। मोदी जी और दीदी जी मिलके ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव मोदी और दीदी की मिली भगत चुनाव हो रहा है मुझे हराने के लिए, और कुछ नहीं। मुझे बहुत भरोसा है, मुझे जीत का बहुत भरोसा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से वोटिंग हो रहा है और यहाँ पे लोग बहुत एक्साइटेड है और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज़ से। नहीं, ये तो आपको यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जनता आपको बताएगी। मुझे यहाँ पे अपना फैमिली मेम्बर उन्होंने बनाया और मैं यहीं का हूँ। मुझे पूरा भरोसा है उनके जो विश्वास पे कि यहाँ से मैं जीत रहा हूँ और मैं यहीं पे रहूँगा। बहरामपुर लेकर चलेंगे आपको। मनोगे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बहरामपुर से 5 बार जीते हुए हैं अधीर रंजन चौधरी, लेकिन दिक्कत ये मनोग्या, हर बार जीतते तो रहे लेकिन जो विनिंग मार्जिन है वो घटता गया। और बहरामपुर जहां मुस्लिम मेजॉरिटी वाली सीट है, वहां पर टीएमसी की तरफ से क्रिकेटर, लेकिन मुस्लिम क्रिकेटर यूसुफ पठान को चुनाव मैदान में उतारकर मामला फंसा दिया टीएमसी ने। देखिए रुमाना, आपने कहा ये हॉट सीट है, मैं तो ये कहूंगी कि ये अभी हीट वाली सीट है जहाँ पे 40 डिग्री तापमान हो गया है। लेकिन इस समय गणतंत्र का मेला लगा हुआ है, इसलिए कहूंगी क्योंकि ये एक ऐसा बूथ है जिसे मॉडल बूथ बनाया गया है, जहाँ पर सेल्फी स्टिक से लेके सब कुछ लगा हुआ है। पहले पूछ लेते हैं वोटर से ही क्या माहौल है इस बार, आप किस मुद्दे पर वोट कर रही हैं? आप तो रविंद्र संगीत भी गाती हैं, जरा सुनाइए। যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা। अभी यहाँ पर किस मुद्दे पर वोट कर रही हैं इस बार आप लोग ने? ये पहले कभी देखा इस तरह का? इस तरह नहीं माने बहुत खूब माने इतना एंजॉय किया एखाने आने पर, तो वोट माने देने के लिए आया है, इसलिए माने ये बताऊं कि एक सेल्फी स्टिक पर यहाँ पर घूम घूम कर सबकी मूवीज बन रही हैं, सेल्फी मूवीज और रील्स बन रही हैं। तो ये जो चुनाव आयोग का ये कदम है, ये अद्भुत है, खासतौर से इन इलाकों में जहाँ पर लोग गर्मी की वजह से आते नहीं थे। या परसेंटेज इस बार अगर आपको मैं बताऊं तो अभी भी 35% से ज्यादा वोटिंग कई इलाकों में हो चुकी है इन 8 लोकसभा सीटों पर। और ये जो मेला लगा हुआ है, ये मेला इस बात का प्रतीक है कि लोग किस तरह से बड़ी संख्या में वोट करने के लिए आ रहे हैं। गर्मी होने के बावजूद, तापमान होने के बावजूद सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पर आपको जो स्थानीय हैंडलूम है, जिसमें मिर्जापुर क्लस्टर का हैंडलूम आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण दिख जाएंगी, क्योंकि उनके लिए सेल्फी खींचने के लिए अगर आप वोट करके आए तो यहाँ पर, और साथ में पानी की व्यवस्था बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन अब बात राजनीति की। राजनीति इसलिए क्योंकि यूसुफ पठान यहाँ से हैं, तो क्या इस पिच पर खेल कर वो कितने रन बनाएंगे और जीत कर संसद तक जाएंगे? इंतजार करना होगा। मनोग्या, बहुत शुक्रिया आपका। वाकई में ये पोलिंग बूथ जो है, वहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे लोकतंत्र के पर्व का मेला सजा हुआ है। खूबसूरत पोलिंग बूथ की तस्वीर मनोग्या ने दिखाई है बहरामपुर से। जल्दी जल्दी एक क्विक रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। प्रदीप सर, आपसे शुरुआत करूंगी। जिस बात का जिक्र अधीर रंजन कर रहे थे कि साहब बंगाल के अंदर मेरी सीट पर मुझे घेरने के लिए दीदी और मोदी दोनों में दोस्ती हो गई है, तो कुल मिलाकर ये फाइट टाइट है इस बार जिसमें फंसे हुए हैं अधीर रंजन। बहुत टाइट है। ममता बनर्जी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। कांग्रेस से ज़्यादा वो अधीर रंजन चौधरी से नाराज है। लगातार वो गठबंधन में होने के बावजूद लगातार हमला करते रहे। शायद 2 सीटों पर कांग्रेस और टीएमसी का समझौता हो जाता, या 2 या 3 सीटों पर। अधीर रंजन चौधरी वो कारण है जिसकी वजह से ये समझौता नहीं हुआ। ममता बनर्जी को लगा कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो अधीर रंजन चौधरी पर अंकुश नहीं लगा रही है, और उनके खिलाफ जो वो बोल रहे हैं ये शायद उनकी सहमति से बोल रहे हैं। ये मैसेज जाने के बाद फिर जो है गठबंधन के लिए सीटों का तालमेल होना बड़ा मुश्किल था। ममता बनर्जी किसी भी हालत में अधीर रंजन चौधरी को हराना चाहती हैं, इसीलिए गुजरात से यूसुफ पठान को लेकर आई हैं। वो उनको लग रहा है कि जो है ये सीट अगर हरा देंगे, इस सीट पर अधीर रंजन चौधरी को, तो कांग्रेस को एक कड़ा मैसेज होगा जी कि हमसे अगर आप पश्चिम बंगाल में आकर पंगा लेंगे तो उसका नतीजा अच्छा नहीं। बिल्कुल, तो जिस तरीके के तीखे वार अधीर रंजन चौधरी की तरफ से ममता बनर्जी पर किए गए, ममता बनर्जी ने भी हिसाब बराबर करने के लिए जबरदस्त सियासी घेराबंदी इस चुनाव में अधीर रंजन की कर दी है यूसुफ पठान के जरिए। राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं। नामांकन करने के बाद ये पहला मौका है जब आज राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं। चुनाव प्रचार करेंगे, वहां पर गरजेंगे। बहन प्रियंका गांधी ने उनके प्रचार की कमान पहले से ही संभाली हुई है। 20 मई जब तक वोटिंग नहीं हो जाएगी रायबरेली अमेठी में, तब तक प्रियंका गांधी वहीं रुकी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज सुबह राहुल गांधी
रायबरेली पहुंच गए और अब प्रचार में जुटेंगे। ये साख की लड़ाई है सबसे बड़ी कांग्रेस के लिए। निश्चित रूप से आपकी लड़ाई है भाई। रायबरेली सीट सोनिया गांधी ने खाली की है। इंदिरा गांधी, इसके बाद सोनिया गांधी और सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, तो गांधी परिवार के लिए भी साख की लड़ाई है और कांग्रेस पार्टी के लिए भी साख की लड़ाई है। राहुल गांधी इस समय कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और जब वो उनका खुद का चुनाव है, अगर कोई और लड़ता, मान लीजिए कोई जैसे अमेठी में किशोर शर्मा लड़ रहे हैं, तो वो उतनी बड़ी साख की लड़ाई नहीं है जितनी की रायबरेली साख की लड़ाई है। लेकिन कंपैरेटिवली आसान लड़ाई है कि रायबरेली की? मुझे लगता है कि अमेठी की तुलना में ज़्यादा आसान लड़ाई है, क्योंकि सामने जो प्रत्याशी दिनेश सिंह हैं वो जैसे अमेठी में अगर लड़ते हो स्मृति ईरानी से मुकाबला करना पड़ता, जिनसे एक बार वो हार चुके हैं जी। स्मृति ईरानी प्रखर वक्ता भी हैं, वहाँ से 5 साल से सांसद भी हैं। यहाँ दिनेश सिंह हैं, पिछला चुनाव हार गए थे, वो MLC हैं, मंत्री हैं, पहले कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस से ही गए, तो वहाँ स्थानीय समीकरणों के हिसाब से भी दिनेश सिंह को उतनी वो नहीं है सुविधा या आसान, उतनी पकड़ नहीं है उनकी। नहीं, पकड़ पूरी है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी विरोध होता है ना एक दूसरे का। ठीक है। जैसे अदिति सिंह हैं, मनोज पांडे हैं। अब मनोज पांडे का आज मैं फोटो देख रहा था, बड़ी मुश्किल से मना के उनको घर से बाहर निकाल के लाए दिनेश सिंह। अदिति सिंह निकल नहीं रही हैं। तो ये स्थानीय स्तर पर भी जो बीजेपी के अंदर या उनके समर्थकों के अंदर जो है एक दूसरे को लेकर जो प्रतिद्वंदिता होती है, उसका भी सामना इनको करना पड़ रहा है। चलिए, तो पहुंच गए राहुल गांधी रायबरेली में। आसान बनाने का काम हो, युवाओं के लिए नए अवसर बनाने हो, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना हो, एनडीए सरकार हर दिशा में काम कर रही है। मोदी चारों दिशाओं में एक साथ काम करने का स्वभाव रखता है। मुजफ्फरपुर और बिहार के लोगों ने दशकों तक नक्सलवाद का जख्म सहा है। पहले की सरकारों ने नक्सलवाद को पाला पोसा और उसका आपके खिलाफ इस्तेमाल भी किया। अपराध हो, नक्सलवाद हो, इसकी वजह से बिहार में उद्योग धंधे सब चौपट हो गए। आपको वो दिन याद है ना, जब शाम होते ही घर में छिपना पड़ता था, बाहर निकलना बंद हो जाता था। ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, वो तो उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे, उनको तो पता ही नहीं होगा क्या मुसीबत थी। अपने जरा दादा दादी पिता माता को पूछिए, जंगल राज की जिंदगी कितनी भयानक थी, कितनी डरावनी थी। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार को कई दशक पीछे धकेल दिया था। ये एनडीए की सरकार है जो बिहार में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाई है। अब नक्सलवाद प्रभावित जिले भी तेजी से कम हो रहे हैं। जब शांति स्थापित हो रही है तो उद्योग भी लौट रहे हैं, निवेश भी आ रहा है। और आप जानते हैं, जब निवेश आता है तो रोजगार के भी मौके बढ़ाता है। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी का इंडी गठबंधन भारत को बांटने में ही जुटा है। ये समाज को आपस में लड़ाकर अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण में लगा है। आप लोग जानते हैं ना, कर्नाटका कांग्रेस सरकार ने क्या किया, ये समझने जैसा है। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने क्या किया, रातों रात वहां जितने भी मुस्लिम जातियां हैं, सबकी सब 100% सबके सब मुसलमानों को एक रात में
हुक्म निकाल करके, ऑर्डर निकाल करके ओबीसी बना दिया। इसके कारण क्या हुआ, ओबीसी को जो आरक्षण मिला था उसमें उन्होंने डाका डाला। ओबीसी जो है पहले वाले, उनके पास कुछ बचा ही नहीं। अब मुझे बताइए, क्या ये मॉडल हम बिहार में लागू होने देंगे क्या? आपका आरक्षण पर कोई डाका डाले आपको मंजूर है क्या? आपका आरक्षण कोई लूट ले आपको मंजूर है क्या? और यहां बिहार में जो चारा वाले हैं, उन्होंने और भी खतरनाक बात कही है। वो तो कहते हैं कि दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, इन लोगों को जो आरक्षण मिलता है वो उनसे लेकर के पूरा का पूरा वो मुसलमानों को देना चाहते हैं। साथियों, ये देश ऐसी कोई भी हरकत नहीं चला लेगा। और जो ये दलित, पीड़ित, आदिवासी, वंचित, ओबीसी इनका आरक्षण लूटना चाहते हैं ना, वो जरा लिख लो, ये मोदी है, जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन आपको न संविधान को हाथ लगाने दूंगा, न धर्म के आधार पर आरक्षण करने दूंगा, और न ही एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनने दूंगा। मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष दरअसल इंडिया गठबंधन जो है वो पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो ऐसा कतई नहीं होने देंगे। चुनाव अजीब सा चुनाव है, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे संविधान को खत्म करने में, नष्ट करने में लगे हुए हैं। इनके नेताओं ने साफ कहा है कि हम अगर चुनाव जीतेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। अब भाई और बहनों, आपको मालूम है कि जो भी आपको आज तक मिला है, किसानों को, गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, जो भी हिंदुस्तान के कमजोर लोगों को मिला है, वो इस किताब ने आपको दिया है। और इस किताब के बिना जनता की सरकार नहीं होगी, अदानी और अंबानी की सरकार होगी। और वो जो आज आपकी थोड़ी सी रक्षा है वो भी गायब हो जाएगी। और नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं 2-3 लोगों की सरकार, वो पूरी तरीके से चलाएंगे। 2-3 और चीजें होंगी। जो आपको पब्लिक सेक्टर में रोजगार मिलता है, सरकारी ऑफिसेज में रोजगार मिलता है, वो खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा और गरीबों के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। भैया थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए, बोलने दीजिए, शांत हो जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। तो सारे के सारे जो आपके रास्ते हैं, जैसे ही ये संविधान खत्म होगा, ये सारे के सारे रास्ते आपके बंद हो जाएंगे। और लड़ाई इसी बात की है, लड़ाई संविधान को बचाने की है, लड़ाई किसानों को अधिकार दिलवाने की है, गरीबों की रक्षा करने की है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में 16 लाख करोड़ रुपया 22
25 अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। आप सोचिए 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया है। और सच्चाई यह है कि आज 22 लोगों के पास उतना धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। इतना अन्याय हिंदुस्तान में कभी पहले नहीं हुआ। एक व्यक्ति को एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडस्ट्री सारी की सारी पकड़ा दी।